साथ में विजेंद्र सोलंकी। यूपी चुनाव में पार्टियां जब प्रत्याशी तय करने में जुटी है तो सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस सबसे ज्यादा है। सत्ताधारी बीजेपी की बात हो या फिर सपा या बसपा की, सभी दलों में जातिगत समीकरण साधने की रणनीति पर काम हो रहा है। भले ही बीजेपी पर सवर्णों की पार्टी का ठप्पा हो, भले ही यूपी सरकार पर ठाकुर राज कायम करने की तोहमत लगती हो, लेकिन आंकड़े इसे झुटलाते ही नजर आते हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में बीजेपी ने जातियों की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की रणनीति पर काम किया है और यही बीजेपी के विजय अभियान का सबसे बड़ा सूत्र नजर आता है। उत्तर प्रदेश के जातिगत आंकड़ों को लेकर क्या सूरत नजर आती है, इलेक्शन एक्सप्रेस में आपको विस्तार से बताएंगे। करेंगे पश्चिमी यूपी की जाट बाहुल्य इस इलाके में इस बार किसका दम चलेगा, इसे समझने के लिए स्थानीय मुद्दों, किसान आंदोलन के असर और जातिगत समीकरणों के विश्लेषण की जरूरत है। यूपी में चुनाव की शुरुआत हमेशा पश्चिमी यूपी से ही होती है। ऐसे में यहां की हवा पूर्वांचल तक असर डालती नजर आती है। तो इस बार वेस्ट यूपी में हवा का रुख क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी के सत्ता संग्राम में सभी की दिलचस्पी बढ़ गई है। चुनाव आते ही चर्चा में सबसे ऊपर है जातिगत समीकरण। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस वेस्ट यूपी पर है। पार्टियां प्रत्याशी तय करने में जुटी हैं तो जहन में जातियों का जोड़ बाकी सबसे ऊपर है। पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं का दबदबा है। ऐसे में पार्टियां इस बात का खास ख्याल रख रही हैं। इसे हम वर्तमान विधानसभा के स्वरूप से भी समझ सकते हैं। मौजूदा यूपी विधानसभा में 13 जाट एमएलए हैं और सभी के सभी भाजपा के हैं। जाहिर है कि अब तक जाट समाज पर बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है। 2017 में पश्चिमी यूपी रहा बीजेपी के साथ। कैसे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 71 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनावों में इनमें से 51 सीटें जीती। आरएलडी के एकमात्र विधायक सहेंद्र सिंह रमाला जीते। रमाला बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में इस इलाके की बीजेपी विधायकों की संख्या पहुंच गई 52। यहाँ सपा ने 16, कांग्रेस ने 2 और बसपा ने 1 सीट जीती थी। 1990 से पहले के लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर राजपूत और ब्राह्मण जातियों का खासा प्रभाव हुआ करता था। आजादी से लेकर 1990 तक 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत मुख्यमंत्री हुए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद राजनीति में पिछड़ों और दलित समुदाय का दबदबा बढ़ गया। राजनीति में फिर जिस जाति की जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लागू हो गया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा यानी 52% है। इसी वजह से 1990 के बाद इस जाति वर्ग का राजनीति में दबदबा बढ़ गया। सत्ता के सिरमौर तक मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली पहुंची तो पिछड़ों में यादव जाति का प्रभाव सबसे ऊपर नजर आने लगा। लेकिन यूपी की राजनीति ने एक और करवट बदली जब बसपा के रूप में दलितों को नेतृत्व देने वाली पार्टी प्रभाव में आई। कांशीराम का विजन और मायावती का नेतृत्व दलितों के राजनीतिक उत्थान के युग का शुभारंभ लेकर आया। मायावती दलितों के वोट बैंक के भरोसे पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनी। फिर 2002 और 2007 में मायावती के सिर पर जीत का ताज बंधा। लेकिन अचानक राजनीति में कम हिस्सेदारी वाली जातियां निर्णायक होने लगी। ये वो जातियां थीं जिनके नाम पर कोई पार्टी नहीं थी। ऐसे में जिधर इन जातियों का झुकाव हुआ, सत्ता का पलड़ा उधर ही झुका। इन्हीं समीकरणों में ब्राह्मण वर्ग भी देखते ही देखते किंग मेकर बन गया। 2007 में एक मुश्त ब्राह्मण ने बसपा को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बन गईं। 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मणों का झुकाव हुआ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। और 2017 में एक मुश्त ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट दिया तो मुख्यमंत्री का ताज आया योगी आदित्यनाथ के सिर। इसी तरह पूर्वांचल में राजभर और निषादों की पार्टियों का महत्व भी मुख्य धारा की पार्टियों के लिए बढ़ गया। वर्तमान में बसपा के कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। बीजेपी ने दलितों में भरोसा जगाकर यूपी की राजनीति पर एकाधिकार कायम करने की रणनीति बनाई है। इसके नतीजे भी पिछले चुनावों में नजर आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी की ओर दलित वर्ग शिफ्ट हुआ। भगवा खेमे को 24% दलितों का वोट मिला। कांग्रेस ने दलितों के 18.5% वोट हासिल किए। लेकिन दलित मतदाताओं की पार्टी कही जाने वाली बसपा पीछे छूट गई और 2014 के चुनाव में बसपा को महज 13.9% दलित वोट मिले। गैर जाटव दलित वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ मजबूत होती चली गई।
2014 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक के गैर जाटव का 61% भाजपा को मिला। 11% जाटव वोटर्स ने भाजपा को वोट दिया। बसपा को 68% जाटव और 11% गैर जाटव दलितों ने वोट दिया। 2019 में 60% गैर जाटव और 21% जाटव ने बीजेपी को वोट दिया। इस गणित से समझा जा सकता है कि किस तरीके से दलित वोट बैंक में भाजपा की पकड़ मजबूत हो रही है। पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ के चलते ही जो बीजेपी 2012 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों तक सीमित थी, वो 2017 आते आते प्रचंड बहुमत के साथ 324 सीटें पार कर गई। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हवा किस ओर बह रही है? क्या 2017 के परिणामों को दोहराया जाएगा या इस बार यह इलाका एक नई इबारत लिखेगा? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले वोट डाले जाते रहे और इसका असर आखिरी परिणामों पर दिखता रहा। 5 साल पहले यानी 2017 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी की सुनामी ने पूरे इलाके को समेट लिया था। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने 76 में से 66 सीटों पर जीत हासिल की थी और ये तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा को महज 4 सीटें मिली और कांग्रेस 2 सीटों तक सिमट गई। पश्चिमी यूपी में इस बार मुद्दा किसानों का भी है। यहाँ किसानों की कई समस्याएं हैं। किसानों का पहला बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जो किसानों की खड़ी फसल को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका कोई उपाय न तो सरकार के पास है न किसानों के पास। इसकी वजह से सबसे ज्यादा फसलों में नुकसान हो रहा है छोटे किसानों का और उनके लिए पशुओं के खिलाफ पहरा देना सुविधाओं की कमी की वजह से बहुत मुश्किल है। दूसरा मुद्दा गन्ने की कीमत का भी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले गन्ने की पैदावार के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर बने चीनी मिल इस गन्ने के महत्वपूर्ण खरीदार हैं। इसलिए गन्ने की कीमत को लेकर हमेशा किसान चिंतित रहते हैं, साथ ही चीनी मिलों से किए गए भुगतान को लेकर भी। ऐसे में देखना होगा कि पश्चिमी यूपी इस बार किसे चुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अपराध पर प्रहार और विकास की रफ्तार के इतर योगी सरकार पर प्रदेश में जातिवाद को बढ़ावा देने और ठाकुर राज कायम करने के आरोप फिजा में तैर रहे हैं। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? क्या यह हकीकत है? क्या वाकई यूपी में सरकार से लेकर संगठन तक ठाकुरों को महत्व दिया गया है? इन सवालों के जवाब देती है प्रदेश में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। असल में पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत सवर्णों की पार्टी का टैग हटाने और जनसंख्या के आधार पर भागीदारी तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन पर एक आरोप अक्सर लगता है। आरोप यह है कि उन्होंने प्रदेश में ठाकुर राज कायम कर दिया है। यूपी में ब्राह्मण विरोध की जो बातें सामने आ रही हैं, उसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। कहते हैं कि जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। योगी पर लग रहे आरोपों के पीछे की कई वजहें हैं। दरअसल योगी खुद जिस अंदाज में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, उससे भाजपा पर ऊंची जातियों की पार्टी का टैग मजबूत हुआ। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान से जुड़े कुछ हालिया शोध भी ये बताते हैं कि 2014 के बाद से भाजपा ने जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में सियासी ऊंचाई नापी है, उसमें ऊंची जातियों से मिले समर्थन की सबसे अहम भूमिका है। लेकिन पिछले वक्त में बीजेपी ने गैर सवर्णों को साधने की राजनीति पर फोकस किया है। जून 2020 में ही पीएम मोदी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में आंकड़े गिनाए थे। उन्होंने बताया था कि लोकसभा में भाजपा के 113 सांसद ओबीसी के, 43 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के और 53 अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के हैं। बीजेपी के 37.2% सांसद ओबीसी वर्ग से हैं, 14.1% एसटी से और 17.4% एससी से। 2019 के कुल 303 सांसदों में 68.9% सांसद गैर ऊंची जातियों से। दिलचस्प बात यह है कि देश में ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी भी लगभग 69.2% के आसपास ही गिनी जाती है। यानी भाजपा ने लगभग इतने ही प्रतिशत इन जातियों को संसद तक पहुंचाने का मौका दिया। इतने प्रतिनिधित्व के बाद कोई भी खुद ये समझ सकता है कि भाजपा पर अक्सर लगने वाला सवर्णों की पार्टी होने का आरोप कहां ठहरता है, क्योंकि अगर एससी एसटी के सांसदों की संख्या को हटा भी दें, तब भाजपा में गैर सवर्ण सांसद लगभग 60% हैं। ये अधिकांश सामान्य वर्ग की सीटों से चुने गए हैं। वहीं ओबीसी सांसद लगभग 50% हैं। यूपी के जटिल जातीय गणित पर नजर डालें तो उपनाम के आधार पर किसी भी जाति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नोएडा में वर्मा लिखने वाले अधिकांश लोग गुर्जर होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्मा लिखने वाले अनुसूचित जाति में आ जाते हैं।
अवध के क्षेत्र में कुर्मी समुदाय भी वर्मा लिखते हैं जो ओबीसी में आते हैं। कहीं कहीं कायस्थ यानी सवर्ण होते हैं। उधर बलिया के चौधरी यादव हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौधरी जाट कहलाते हैं। किन्हीं किन्हीं जिलों में कुर्मी भी चौधरी कहलाते हैं। कुशवाहा भी राजपूत के साथ कहीं कहीं ओबीसी में आ जाते हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले रावत ठाकुर राजपूत हैं। यूपी में रावत पासी समुदाय यानी अनुसूचित जाति से हैं। चंद्र कहीं किसी जगह ठाकुर राजपूत हैं तो कहीं एससी। त्यागी अगर पश्चिमी यूपी से हैं तो ब्राह्मण हैं और पूर्वी क्षेत्र से हैं तो एससी। मेरठ के आसपास के कुछ इलाकों में त्यागी भूमिहार भी होते हैं। इसी तरह कई सरनेम ऐसे हैं जिनके आधार पर जाति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। यूपी का जटिल जातीय गणित पार्टियों को चुनावी रणनीति में सोशल इंजीनियरिंग के लिए मजबूर करता है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो राज्य में ओबीसी और एससी को जोड़ने के लिए पूरा गुणा भाग करके आगे बढ़ने का रास्ता चुना गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस चुनाव में 57.5% प्रत्याशी ओबीसी एससी से थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 52.8% प्रत्याशी ओबीसी एससी से थे। इस चुनाव में पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। 2020 में इन्हीं वर्गों से 50% पार्टी पदाधिकारी हैं। योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद में ओबीसी एससी से 48.1% मंत्री हैं। 35.6% जिला अध्यक्ष भाजपा के इन्हीं वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सवर्णों की पार्टी नहीं है? इन आंकड़ों से साबित होता है कि मोदी शाह के नेतृत्व वाली नई भाजपा को सवर्णों की पार्टी कहना क्यों गलत है, क्योंकि हकीकत ठीक इसके उलट है। बल्कि बीजेपी तो उत्तर प्रदेश के जटिल जातीय गणित का तोड़ निकाल चुकी है। उसने 2013 से 2019 के बीच इस मामले में काफी काम किया। न सिर्फ अपने सामाजिक समर्थन का दायरा बढ़ाया बल्कि संगठन में भी ओबीसी वर्गों को भरपूर जगह दी, केंद्रीय भूमिकाएं दी। इस सोशल इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि आज 54.5% ओबीसी और 20.7% एससी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में दूसरी तमाम पार्टियों से इस मामले में बीजेपी काफी आगे है। खासकर लोकसभा विधानसभा में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में अभी तो पक्के तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए हर चुनाव में दूसरी पार्टियों के मुकाबले अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को सर्वाधिक टिकट दिए। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस। सिर्फ चुनाव में ही नहीं, भाजपा ने संगठन में भी ओबीसी और अनुसूचित जातियों के नेताओं को बड़ी संख्या में शामिल किया। इससे उसकी आंतरिक संगठनात्मक संरचना ही बदल गई है। आज स्थिति यह है कि यूपी में ओबीसी और एससी नेताओं की संख्या संगठन के हर स्तर पर आधे से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि अब भी ये सच है कि यूपी भाजपा ने सवर्णों को राज्य में उनकी 24.2% आबादी की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। ये वर्ग पार्टी का अभिन्न और अहम हिस्सा बना हुआ है। फिर भी पहले के मुकाबले अब उनका प्रतिनिधित्व काफी घट गया है। दूसरी तरफ ओबीसी और एससी के नेताओं को ज्यादा मौका दिए जाने की वजह से भाजपा के बारे में जमीनी स्तर पर पहले से बनी धारणा भी टूट रही है। जबकि प्रदेश में उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा और बसपा को अब भी विशिष्ट जाति आधारित पार्टियां ही माना जाता है। सपा मुख्य रूप से ओबीसी की और बसपा दलितों की पार्टी कही जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तमाम पार्टियों ने भाजपा से मुकाबले के लिए कमर कसते वक्त उस सोशल इंजीनियरिंग की तरफ गौर ही नहीं किया, उसे पूरी तरह अनदेखा किया। जबकि भाजपा की प्रगति की सबसे बड़ी वजह यही सोशल इंजीनियरिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सवाल इस बात का है कि यूपी की अमूमन हर पार्टी पर किसी जाति वर्ग से जुड़े होने का टैग लगा है, तो फिर सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि मुकाबले में सपा और बसपा को काफी पीछे छोड़कर जीत के कीर्तिमान गढ़े हैं। असल में बीजेपी ने समय रहती सपा बसपा को सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा आइसोलेट कर दिया है। इस चुनाव में भी बीजेपी की यही रणनीति इन दोनों पार्टियों के लिए चिंता का सबब बन सकती है। बीजेपी से मुकाबले के लिए हर राजनीतिक संगठन को पुनरीक्षण की जरूरत है, क्योंकि किसी एक पहलू को देखकर जातीय गणित की गुत्थी सुलझाने की कोशिश पर्याप्त नहीं है। यूपी भाजपा में साल 2020 तक करीब 30% शीर्ष पदाधिकारी ओबीसी के हैं। 16% एससी से ताल्लुक रखने वाले पदाधिकारी बनाए गए हैं। दोनों वर्गों का मिला जुला प्रतिनिधित्व 46.5% के करीब पहुंचता है। शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा करीब 48 उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 13 ओबीसी के नेता हैं, जो अन्य जातियों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। 10 पदाधिकारी ब्राह्मण और 7 ठाकुर हैं। जाहिर है कि बदलती बीजेपी में फोकस जब ओबीसी पर है, तो फिर ठाकुर राज का जुमला कितना सही है।
योगी आदित्यनाथ सरकार की छवि के मामले में इन दिनों ठाकुर राज का जुमला बहुत फैल रहा है। इसे खूब उछाला जा रहा है, जबकि सरकार का स्वरूप देखें तो तस्वीर दूसरी नजर आती है। योगी के मंत्रिपरिषद में कुल 54 मंत्री हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, यानी 35.1%, जबकि ठाकुर समुदाय के मंत्री 11.1% और ब्राह्मण 18.5% हैं। दूसरे शब्दों में ठाकुरों की तुलना में करीब 3 गुना और ब्राह्मणों के मुकाबले लगभग 2 गुने मंत्री योगी सरकार में ओबीसी वर्ग से हैं। पहले से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ बदलाव स्पष्ट नजर आता है। योगी आदित्यनाथ सरकार में अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों को करीब करीब उतना ही प्रतिनिधित्व दिया गया है जितना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। अखिलेश की सरकार में 48.9% मंत्री ओबीसी और एससी वर्गों के थे, जबकि योगी सरकार में 48.1% इन वर्गों से ही। भाजपा ने संगठन और सरकार में जातिगत प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया है, सोची समझी रणनीति के साथ सोशल इंजीनियरिंग की है। ये ध्यान रखा है कि सपा मुख्य रूप से ओबीसी यादव की पार्टी है और बसपा एससी जाटव केंद्रित पार्टी बन चुकी है। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी की तरफ ध्यान दिया। अखिलेश सरकार के 15 ओबीसी मंत्रियों में ज्यादातर यादव थे। योगी सरकार के 19 ओबीसी मंत्रियों में सिर्फ 1 यादव है। इस पूरे विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि भाजपा ने भारत की जातीय व्यवस्था की शक्ति को अच्छी तरह पहचाना है। ये भी समझा कि जातीय समीकरण बदलते रहते हैं, इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उसी हिसाब से मायने रखता है। भाजपा के रणनीतिकारों ने इन तथ्यों को समझकर संगठन के हर स्तर पर बदलाव किया, तमाम जातियों को समूचा प्रतिनिधित्व दिया। इसका सीधा लाभ उसे चुनाव में मिला, जबकि तमाम लोग भाजपा के बारे में कुछ और ही सोचते रहे। ताजा प्रमाण है कि भाजपा ने अपने बारे में पहले से बनी धारणा को तोड़ दिया है। उससे जुड़ी जमीनी हकीकत अब बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।